हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और परीक्षा का दौर चल रहा है तो आप अच्छी प्रकार से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो लीजिए, आज आपके बीच प्रस्तुत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रही। तो इन कविताओं को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में। ज़्यादा लंबा नहीं, बस थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी, क्योंकि एक आध पर्सन आपका छोटा इसमें से बन सकता है। तो हिंदी साहित्य में जितने भी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हुए, उन कवियों में से निराला जी भी एक हैं। निराला जी का जो जन्म है वो 1899 में बंगाल के महिषादल नामक रियासत में मेदिनीपुर नामक स्थान पर हुआ। आरंभिक जो शिक्षा है इनकी महिषादल में ही पूरी हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अपने घर पर रहते हुए किया। निराला जी का जीवन है वो कठिनाइयों में बीता, क्योंकि पहले माताजी का देहांत हुआ। माताजी के देहांत के बाद पिताजी चल बसे, चाचा जी चल बसे और चचेरे भाई चल बसे। और सबसे बड़ा आघात जो इनके जीवन में हुआ वो ये हुआ कि इनके जो पुत्री हैं सरोज, उसकी मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु ने इनके जीवन को हिला दिया। उसके ऊपर इन्होंने एक हिंदी साहित्य का एक बड़ा शोक गीत भी लिखा है सरोज स्मृति नाम से। अपने जीवन को कठिनाइयों से गुजारते हुए इन्होंने 1961 में ईश्वर के चरणों में अपना स्थान प्राप्त किया, अर्थात इनकी जीवन लीला वो समाप्त हुई। जहाँ तक निराला जी की रचनाओं की बात है तो इनके जो काव्य संग्रह हैं उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, नए पत्ते, जूही की कली इत्यादि शामिल हैं। उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली ये शामिल हैं। कहानी संग्रह में लिली, सखी, स्कूल की बीबी, रेखा चित्र में कुली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया, जीवनी साहित्य में महाराणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म ये शामिल हैं। इनके निबंध प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय और पदम प्रबंध ये हैं। निराला जी की काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता की भावना, प्रगतिवादी चेतना, रहस्यवादी दृष्टिकोण, प्रकृति चित्रण और प्रेम और श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलता है। जहाँ तक भाषा की बात है, निराला जी की जो भाषा है वो तत्सव प्रधान शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा है। अब बात करते हैं निराला जी की जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है उत्साह। तो सबसे पहली बात तो ये एक आह्वान गीत है और इस आह्वान गीत में कवि ने बादलों को आह्वान किया है कि आप आइए, गर्जना कीजिए और समाज में एक नई चेतना की लहर दौड़ाइए ताकि कुछ समाज में परिवर्तन हो सके। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक जो वज्रपात करने की जो शक्ति छिपी है वो अद्भुत है और उससे आप क्रांति कर सकते हैं। तो आइए इस आह्वान गीत को समझते हैं, उसके बाद अगली कविता पर चलेंगे। कवि कह रहे हैं कि बादल गरजो, घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि कह रहा है कि हे बादलों, आप गरजिए। और किस प्रकार से गरजिए? घेर घेर यानी कि घोर गगन, आकाश को चारों तरफ से घेर लीजिए। धराधर अर्थात जल की धारा को धारण करने वाले बादल, आप इस आकाश को चारों तरफ से घेर लीजिए और फिर गरजिए। ललित ललित काले घुंघराले, आप उनके बारे में कह रहे हैं कि ये बादलों, आपका जो स्वरूप है वो ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर है और काले घुंघराले बालों के समान है। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले अर्थात तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले हुए हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि अर्थात बिजली के समान,
सुंदरता कि तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा छिपाए हुए हो। नवजीवन अर्थात नया जीवन देने वाले या नया जीवन प्रदान करने वाले। वज्र छिपा, नूतन कविता। वज्र होता है कठोर, उर होता है वज्र नूतन होता है नया, और जो ऊपर उर दिया गया है उसका अर्थ हृदय आप समझ ही गए होंगे। तो वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजों। कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर कठोर वज्र की शक्ति विद्यमान है, इसीलिए तुम नया जीवन देने वाले माने जाते हो। तुम इस आकाश को घेरो और फिर घोर गर्जना करो, ताकि लोगों के अंदर एक नया उत्साह पैदा हो सके। तो यहाँ ललित ललित काले घुंघराले पंक्ति में ललित ललित काले घुंघराले में अनुप्रास भी है, और ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बाल कल्पना के सेपाले में उपमा अलंकार है। बादल गरजों तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। पूरी जो कविता है इस की जो पंक्तियाँ हैं इसमें संबोधन शैली है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, और संप्रधान खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये थी पहली पंक्तियाँ। चलते हैं इसकी अगली पंक्तियों की तरफ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल अर्थात बेचैन, दोबारा विकल अर्थात फिर बेचैन। तो कवि कह रहे हैं कि उन्मन अर्थात अनमना भाव। कवि बादलों से कह रहे हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निदाग अर्थात तपती गर्मी, सकल जन अर्थात सारे मनुष्य। बादलों से कह रहे हैं कि हे बादल, चारों ओर व्याकुलता और बेचैनी छाई हुई है। सब लोगों के मन अनमने हो रहे हैं, क्योंकि लोग भीषण गर्मी से क्या हैं, दुखी और पीड़ित हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात अर्थात अनजान, अनंत अर्थात असीम या अज्ञान, घन अर्थात बादल। कि हे बादलों, तुम अज्ञात दिशा से आकाश में आओ और छा जाओ। न जाने किस अज्ञात दिशा से आप आकाश में आ जाते हैं या अज्ञात दिशा से आकर छा जाते हो या छा जाओ। फिर आगे कह रहे हैं तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तप्त धरा अर्थात तपती हुई पृथ्वी, शीतल अर्थात ठंडा। कि जो ये तपती हुई पृथ्वी है इसको अपने जल से ठंडा कर दो, ताकि लोगों को शीतलता की प्राप्ति हो सके, क्योंकि लोग क्या हैं, बेचैन हैं। हे बादलों आप गरजिए। तो इस पूरे आह्वान गीत में कवि बादलों का जो संबोधन है वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि समाज में इस गर्जना के द्वारा क्या हो सके, एक नई जीवन चेतना की जो लहर है वो आ सके। तो इसका शिल्प सौंदर्य में आप लिखेंगे कि जो भाषा है वो सहज सरल खड़ी बोली हिंदी भाषा है। अनंत के यहाँ दो अर्थ हैं, एक ईश्वर है और दूसरा आकाश है, तो इसलिए यहाँ इसमें अनंत दिशा के घन पंक्ति में सलेश अलंकार है। ओज गुण है कविता में, शब्द योजना स्टिक एवं सार्थक है, गीतात्मकता की शैली विद्यमान है। तो ये था इस कविता का शिल्प सौंदर्य। ये थी कविता हमारी आह्वान गीत उत्साह। अब चलते हैं हमारी दूसरी कविता अट नहीं रही है की तरफ। तो लीजिए, ये है आपके बीच अट नहीं रही कविता। दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, नहीं भी दिखाई दे तो कविता है। एनसीईआरटी की बुक सामने रखिए और कविता को देखते रहिए और हमारी बात को सुनते रहिए। तो इस कविता में कवि ने जो फागुन महीना है उसकी प्राकृतिक जो सुंदरता है उस सुंदरता का वर्णन किया है।
जो फागुन के महीने में चारों तरफ जो सुंदरता दिखाई देती है, उस सुंदरता का यहाँ वर्णन किया गया है। कवि उस सुंदरता का वर्णन किस प्रकार करते हैं, हम उसको देखते हैं। आइए, कवि कह रहे हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। अट अर्थात समाना, आभा अर्थात होती है चमक, तन अर्थात शरीर। कवि कहते हैं कि चारों ओर जो फागुन महीना है उसकी मनमोहक मादकता इस प्राकृतिक सौंदर्य में समा नहीं रही है, या यूं कहें कि जो प्रकृति की सुंदरता है उस सुंदरता से पृथ्वी का जो आकर्षण है वो अलौकिक है, और उस सौंदर्य को देखना मेरी आंखों के लिए भारी पड़ रहा है। मेरी आंखों में समा नहीं रहा है वो सौंदर्य। सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नभ होता है आकाश, उर होता है हृदय। तो कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है इस सौंदर्य को देखकर इतना रोमांचित है कि जो फागुन महीने में जो प्रकृति है वो सांस लेती है तो भी ऐसी लगती है कि उसने सुगंध से प्रत्येक घर को क्या कर दिया हो, भर दिया हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अर्थात इस फागुन के महीने में प्रकृति ऐसी लग रही है जैसे श्वास ले रही हो, और श्वास लेकर उस सुगंध को प्रत्येक घर घर बिखेर रही हो, और इस सुगंध के कारण मेरा शरीर है वो रोमांचित हो रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। आकाश में पंख फैलाए हुए पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, और वो इस सुंदरता या इस सुगंध को दूर दूर तक फैला देते हैं। आगे देखते हैं, आगे की तरफ। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो इसके जो कठिन शब्द हैं वो उर है अर्थात हृदय, मंद अर्थात धीमी, गंध अर्थात सुगंध, पाट पाट अर्थात जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर, पट अर्थात समा नहीं रही है। तो कवि कह रहे कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कि इस प्राकृतिक सौंदर्य से जब मैं अपनी आँखें हटाना चाहता हूँ तो आँखें हट नहीं पा रही हैं, क्योंकि कहीं पत्तों से लदी डालियाँ हैं, कहीं हरी हैं, कहीं लाल हैं, और कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही हैं। तो जो ये सुंदरता से भरी हुई हरियाली और लालिमा से युक्त जो डालियां हैं उनकी सुंदरता हृदय में समा रही है, और धीमी धीमी सुगंध से युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान पर सौंदर्य को क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं। चारों ओर जो हरियाली है फागुन महीने की अंदर, जो वो लालिमा युक्त जो वातावरण है वो मन को आकर्षित कर रहा है, और जो ये फागुन महीने की जो सुंदरता है मेरे हृदय के अंदर समा नहीं रही है। तो ये थी हमारी कविता, और इस कविता में आप सबसे पहले संदर्भ लिखिए, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखिए। प्रसंग में आप लिख दीजिए कि कवि ने जो फागुन महीने की जो मदमाती प्रकृति की सुंदरता है उसका वर्णन किया है। भाषा आपकी सहज सरल है और माधुर्य गुण है, कोमल कांत पदावली है। पूरी कविता में अनुप्रास, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और यमक ये अलंकार हैं। आप इस कविता को पढ़िए, समझिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। और अलंकार मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ढूंढ लेंगे इन पंक्तियों में, क्योंकि आसान है इनमें, तो आपको अलग से कोई पंक्ति बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस पंक्ति में आप पुनरुक्ति करें, कि इसमें आप अनुप्रास करें। तो आशा है ये कविता आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे संपर्क साधिए, हम आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न इस कविता में दोनों में मिलाकर 4 ही हैं और बड़े आसान आसान है, तो उनको समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं। जिसको कविता समझ में आ गई वो प्रश्न आसानी से हल कर जाएगा। तो एग्ज़ाम परीक्षा कहीं एग्ज़ाम कहीं आपका बिल्कुल नज़दीक आ रहा है दिन प्रतिदिन, तो आप होश सतर्क होकर पढ़ते रहिए। हमारे जो कविगण हैं वो उनकी संख्या लगातार आगे की तरफ चल रही है। हम निराला जी तक पहुंच गए हैं। जल्द ही हम काव्यखंड को पूरा करके गद्य खंड और कृतिका और यूँ बढ़ते हुए व्याकरण का रिवीजन करा देंगे। हम गहराई से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं इस पाठ्यक्रम को, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का दौर है और हम सिर्फ इस समय इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं मोटा मोटा। ज़्यादा प्रत्येक अर्थ वाइज बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और काव्यखंड तो आपको पहले से भी पढ़ा हुआ है, तो और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, चैनल को इधर उधर भेजते रहिए। धन्यवाद।